फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से तश्कील पाती है, जो फेडरेशन की एग्जेक्टिव पावर होती है वो किसके नेम पे होती है, कैबिनेट किस तरह से बनती है, कितने मिनिस्टर्स जो हैं वो सेनेट में से लिए जा सकते हैं, मैक्सिमम कितने लिए जा सकते हैं, और उसके साथ साथ जो मजलिस पार्लियामेंट का फेडरल गवर्नमेंट का जो कंडक्ट है वो किस तरह से होगा, एडवाइज़र्स कितने अपॉइंट हो सकते हैं, जो प्रेसिडेंट साहब के हैं वो कितने एडवाइज़र अपॉइंट किए जा सकते हैं, उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन किस तरह से होगा और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किस तरह से लिया जाएगा, और उसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल का ओहदा है ये किस तरह का होता है और इसकी किस तरह उसको अपॉइंट किया जा सकता है, ये सारा हम आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर, खुशामदीद कहता हूँ आपको लॉ इन में। आज हम चैप्टर 3 जो है फेडरल गवर्नमेंट के रिलेटेड उस पर बात करने जा रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 90 से, इससे पहले हम आर्टिकल 89 तक कवर कर चुके हैं, ये आर्टिकल 90 से स्टार्ट हो रहा है। एक्सरसाइज ऑफ एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन, के जो फेडरेशन की एग्जेक्टिव अथॉरिटी है उसको किस तरह से एक्सरसाइज किया जाएगा। आर्टिकल 90 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, इसकी क्लॉज 1 है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल बी एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट होगी वो जो एग्जेक्टिव की अथॉरिटी होगी उसको प्रेसिडेंट के नाम पे इस्तेमाल करेगी। कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर विच शैल एक्ट थ्रू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और ये होगा प्राइम मिनिस्टर पर मुश्तमिल होगी और उनकी जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, जो उनकी काबीना है उस पर मुश्तमिल होगी, और इसको प्राइम मिनिस्टर के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाएगा। हु शैल बी द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द फेडरेशन, जो फेडरेशन का चीफ एग्जेक्टिव होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन जिसके नाम पे ये अथॉरिटी एक्सरसाइज की जाएगी वो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। जो ऐसा समझ लें कि जो रियासत का सरबराह है वो सदर है, जो इंतज़ामिया का सरबराह है वो वज़ीर आज़म है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ ये आर्टिकल 90 इसकी क्लॉज 2, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर मे एक्ट ईदर डायरेक्टली और थ्रू द फेडरल मिनिस्टर। जो अपने काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करते हुए जो अपनी परफॉर्मेंस के लिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो डायरेक्टली खुद भी काम कर सकते हैं या अपने किसी फेडरल मिनिस्टर के तहत भी काम कर सकते हैं। आगे है द कैबिनेट, कैबिनेट के बारे में बताया गया, आर्टिकल 91 से स्टार्ट हो रहा है, उसकी क्लॉज 1 है, देयर शैल बी अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड। एक काबीना होगी मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर साहब उसको हेड करेंगे। टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, ठीक है। जो ये काबीना बनी है वज़ीर आज़म जिसकी सरबराही कर रहे हैं, बाकी मिनिस्टर्स हैं फेडरल मिनिस्टर्स, ये सदर की मुशावरत उसको नसीहत करने के लिए, उसको एडवाइस करने के लिए या उसकी मदद के लिए हैं, ठीक है। काम सदर ने करना है, इन लोगों ने मशवरा देना है, और ऑर्डर जो है जिसके नाम पे ये ऑर्डर चलेगा वो प्रेसिडेंट साहब होंगे। अच्छा, इसकी क्लॉज 2 है, द नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन द 21st डे ऑफ फॉलोइंग द डे ऑन विच अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली इज़ हेल्ड अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। कि जब नेशनल असम्बली का इलेक्शन हो जाएगा उसके 21वें दिन जो है जनरल इलेक्शन जब हुआ असम्बली का, उसके 21वें दिन इनको एक मीटिंग होगी, उस पर उनको बुलाया जाएगा, उस मीटिंग पे उन्होंने इकट्ठे होना है। हाँ, इससे पहले अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो वो बुला सकते हैं, अगर वो पहले बुला लें तो पहले भी आ सकते हैं, वरना 21वें दिन तो इन लोगों ने लाजमी वहाँ पे आना है। अच्छा, इसकी क्लॉज 3 है, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर द नेशनल असम्बली शेल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस, ठीक है। जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सेलेक्ट हो, उनका इलेक्शन हो गया, उनको इलेक्ट कर लिया गया, अब अगर और कोई काम है उसको निकाल के प्रोसीड टू इलेक्ट विदाउट डिबेट वन ऑफ इट्स मुस्लिम मेंबर्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर। तो बग़ैर किसी बहस के अब वो सबसे पहले अपना जो प्राइम मिनिस्टर है उसका इंतखाब करेंगे, और वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा कोई मुस्लिम शख्स बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, उसके बाद अगर कोई और काम है तो वो किया जाएगा, अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़कर सबसे पहले जो काम किया जाएगा बग़ैर किसी डिबेट के किसी भी मुस्लिम मेंबर को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इलेक्ट किया जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असम्बली, ठीक है। जो टोटल मेंबरशिप है नेशनल असम्बली की, उसकी जो जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। अच्छा, आगे है लिखा, ये क्लॉज इसकी 4 थी, प्रोवाइडेड दैट इफ़ नो मेंबर सिक्योर सच मेजॉरिटी इन द फर्स्ट पूल, के जो थे
जिसको 51% तक नहीं अगर मिल सका, ठीक है, टोटल मेंबरशिप का अगर जिसको नहीं मिल सका तो पहले पोल में, तो फिर क्या होगा, फिर अ सेकंड पोल शैल बी हेल्ड। तो सेकंड पोल होगा वो किसके दरमियान होगा, बिटवीन द मेंबर्स हु सिक्योर द 2 हाईएस्ट नंबर्स ऑफ द वोट्स, जिन 2 उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा वोट मिले लेकिन वो 51% तक नहीं पहुँचे टोटल मेंबरशिप का, लेकिन इन दोनों के पास सबसे ज़्यादा है, तो फिर अगला पोल इन दोनों के दरमियान में होगा जिनके पास सबसे ज़्यादा वोट थे। एंड द मेंबर who secured the highest number of the votes in the first poll and the member who secured the majority of votes and members present and voting shall be declared to have been elected as prime minister। ठीक है, पहला पोल हुआ, उसमें कोई भी 51% नहीं ले सका, लेकिन जिन 2 लोगों के पास सबसे ज़्यादा होगी अब इन दोनों के दरमियान होगा। इन दोनों के दरमियान अब मेंबरशिप की बात नहीं है, अब जो लोग प्रेजेंट हैं और जो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं उसकी जिसके पास मेजॉरिटी आ जाएगी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ द नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय 2 और मोर मेंबर्स सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल। ठीक है, अब कोई ऐसा पोल हुआ जिसमें 2 या उससे ज़्यादा मेंबर्स के जो वोट्स थे वो इक्वल थे। इफ़ द नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय 2 और मोर मेंबर सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ, जिनके हाईएस्ट पोल थे वो सबसे ज़्यादा हुए उनके पास। फर्दर पोल शैल बी हेल्ड बिटवीन देम, उनके दरमियान फिर दोबारा पोल होगी, अनटिल वन ऑफ देम सिक्योर्स अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, यानी ये सिलसिला चलता रहेगा ता वक्त के एक बंदा ऐसा आ जाए जिसके पास अक्सरियत होगी, जो लोग मौजूद हैं और जो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं उनकी। इस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनको इलेक्ट किया जाएगा। द मेंबर इलेक्टेड अंडर क्लॉज 4, ये जो पहले हम बता चुके हैं, शैल बी कॉल्ड अपॉन बाय द प्रेजिडेंट टू एज्यूम द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो जब इनका इलेक्शन हो जाएगा, वो जो मैंने मेजॉरिटी वाली बात की और फिर दोबारा सेकंड पोल थर्ड पोल होता रह जाएगा ता वक्त के एक के पास मेजॉरिटी आ जाए। जब ये इस क्लॉज के तहत जब कोई प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएगा तो फिर उसको प्रेसिडेंट साहब बुलाएंगे और फिर वो अपने ओहदे को हासिल करेंगे। एंड ही शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस, वो ऑफिस एज्यूम करने से पहले मेक बिफोर द प्रेजिडेंट ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल। जो 3rd शेड्यूल में जो फॉर्म दिया गया है, जो शक्ल दी गई है, उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ओहदे पे जाने से पहले प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे। प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस टर्म है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कोई बंदा 1 बार प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या 2 बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी दफ़ा चाहे वो बन सकता है। अच्छा, आगे इसकी क्लॉज 6 है, द कैबिनेट टुगेदर विद द मिनिस्टर ऑफ स्टेट शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द सेनेट एंड द नेशनल असम्बली। जो कैबिनेट है ना, मजमूई तौर पर कैबिनेट और इसके साथ साथ इनके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं, एक तो हो गया फेडरल मिनिस्टर और दूसरे हो गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और ये सारी काबीना मिल के ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेनेट और नेशनल असम्बली के सामने। अच्छा, इसकी क्लॉज 7 है, द प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेजिडेंट। जब तक सदर साहब की खुशनुदी उनको हासिल है तब तक प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ऑफिस में रहेंगे। बट द प्रेजिडेंट शैल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर्स under this clause unless he is satisfied that the prime minister does not command the confidence of the majority of the members of the national assembly। ठीक है, यहाँ पे ये इख्तियार दे दिया गया है कि जब तक प्रेसिडेंट साहब खुश हैं तब तक प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ओहदे पे रह सकते हैं, लेकिन साथ ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि इस क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं हटा सकते ता वक्त है कि उनको ये पता ना लग जाए कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर साहब के पास नहीं है। in which case he shall summon the National Assembly and require the Prime Minister to obtain a vote of confidence from the Assembly। तो फिर ऐसा होगा कि वो एक इजलास बुलाएंगे, वो नेशनल असम्बली को बुलाएंगे, समन करेंगे और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर साहब से कहेंगे कि इनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अगर उनको ये पता लग गया कि अब इनका एतमाद नहीं रहा तो वो प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे कि आप इनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करें। अच्छा, इसकी क्लॉज 8 है,
द प्राइम मिनिस्टर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेजिडेंट रिज़ाइन हिज ऑफिस। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्तीफ़ा देना है तो वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा अपना प्रेसिडेंट साहब को जमा करवाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं तो। अच्छा, इसकी क्लॉज 9 है, अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ नेशनल असम्बली। अगर कोई मिनिस्टर है और 6 माह का लगातार अरसा गुजर चुका है और अब वो मज़ीद नेशनल असम्बली के मेंबर नहीं हैं, एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी अ मिनिस्टर, तो जैसे ये वक्त ख़त्म होगा तो वो मज़ीद मिनिस्टर नहीं रहेंगे। एंड शेल नॉट बिफोर द डेजोल्यूशन ऑफ दैट असम्बली बी अगेन अपॉइंटेड अ मिनिस्टर, और फिर उनको दोबारा मिनिस्टर नहीं लगाया जाता ता वक्त कि ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं होती, अनलेस ही इज़ इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ दैट असम्बली, ता वक्त के हाँ अगर वो उस असम्बली का इलेक्टेड मेंबर हो तो फिर उसको लगाया जा सकता है, वरना उसको दोबारा मिनिस्टर नहीं लगाया जा सकता। Provided that nothing contained in this clause shall apply to a minister who is a member of the Senate। इसमें जो इस क्लॉज में है उसका इतलाक उसका इतलाक नहीं होगा उस मिनिस्टर पर जो सेनेट का मेंबर हो। सेनेट के मेंबरान को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, वो आगे आ जाएगा कि उनकी कितनी तादाद हो सकती है। जो ये अभी हमने क्लॉज पढ़ी है कि अगर वो 6 माह तक नहीं मेंबर रहा, असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं हुई और असम्बलियाँ तो अगर वो 6 माह तक लगातार मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली नहीं रहा तो फिर अब वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा, तो और फिर अब दोबारा इसको लगाया भी नहीं जा सकता ता वक्त कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना हो जाएं या वो इलेक्टेड ना हो इस असम्बली के लिए। अच्छा, लेकिन इसका इतलाक नहीं होगा उस मिनिस्टर पर जो कि सेनेट का मेंबर है। नथिंग, आगे इसकी क्लॉज 10 है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस आर्टिकल शेल बी कंसिडर्ड एज डिस्क्वालीफाइंग द प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर और अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंटिन्यूइंग इन ऑफिस ड्यूरिंग एनी पीरियड विच द नेशनल असम्बली स्टैंड्स डिज़ोल्व्ड। ठीक है, इस आर्टिकल का इतलाक उस पर नहीं होगा किसी प्राइम मिनिस्टर पर, ना किसी फेडरल मिनिस्टर पर, ना किसी और मिनिस्टर पर, और ना ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर उस दौरानिए में जबकि नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो। अगर नेशनल असम्बली डिज़ोल्व है तो फिर वो, जैसे मैंने कहा था ना, 6 माह तक अगर वो नहीं है मेंबर तो वो डिज़ोल्व, फिर वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर असम्बली डिज़ोल्व है नेशनल असम्बली तो फिर इस आर्टिकल का इतलाक नहीं होगा। और एज प्रिवेंटिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन एज प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर और अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ड्यूरिंग एनी सच पीरियड, और जो कोई माने हो, कोई ऐसा अमल हो जो नहीं किया जा सकता कि किसी बंदे को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता या दूसरा मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता या मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं बनाया जा सकता इस दौरानिए में, तो इसका इतलाक उस पर नहीं होगा जबकि असम्बलीज डिज़ोल्व हों। आगे आ जाता है आर्टिकल 92, ये है अबाउट फेडरल मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो स्टेट में वज़ीर मुमलिकत हों या विफाकी वज़ीर हों उनके बारे में ये है आर्टिकल 92। इसकी क्लॉज है 1, सब्जेक्ट टू क्लॉजेज 9 and 10 ऑफ द आर्टिकल 91 ये पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं कि वो मिनिस्टर जो 6 कंसेक्यूटिव माह तक मेंबर नहीं रहा उसके सब्जेक्ट रहते हुए, उसके मातहत रहते हुए the president shall appoint federal ministers and ministers of state amongst the member of Majlis Shura on the advice of the prime minister। ठीक है, मातहत रहना है क्लॉज 9 के और 10 के, किसकी, आर्टिकल 91 की। और आर्टिकल 91 की क्लॉज 9, 10 किस बारे में थी कि वो जो 6 माह तक लगातार मिनिस्टर नहीं रहा तो उसको दोबारा नहीं, वो उस सारे के मातहत रहते हुए अब जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपॉइंट करेंगे फेडरल मिनिस्टर्स को और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को, किस में से, मजलिस शूरा में से, पार्लियामेंट में से, लेकिन किसकी नसीहत पर, प्राइम मिनिस्टर साहब जिनको तजवीज़ करेंगे, सदर साहब उनको फिर मिनिस्टर लगाएंगे। अच्छा, आर्टिकल 92 ही चल रहा है, इसकी क्लॉज 1 हम पढ़ रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ फेडरल मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट who are member of Senate, यानी फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो के मेंबर हैं सेनेट के, shall not at any time exceed 1/4 of the number of federal ministers। फेडरल मिनिस्टर्स का जो तादाद है किसी भी वक्त उसके 1/4 से ज़्यादा जो मिनिस्टर्स हैं वो सेनेट के नहीं हो सकते। ठीक है, जितने भी फेडरल मिनिस्टर लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 जो मिनिस्टर्स हैं वो हम सेनेट से ले सकते हैं, इससे ज़्यादा फेडरल मिनिस्टर सेनेट से नहीं लिए जा सकते।
provided further that the total strength of the cabinet including minister of state shall not exceed 11% of the total membership of मजलिस शूरा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे जो MN MP सबको ही आपको जितने भी MNAs हैं आप उनको कोई ना कोई वजारत दे दें, तो ये जो 11% है, ज़्यादा से ज़्यादा टोटल मेंबरशिप जो मजलिस शूरा की है उसके सिर्फ 11% को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जिसमें मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी शामिल है। यानी इन सबको फेडरल मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, टोटल नंबर जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है टोटल मेंबरशिप ऑफ द मजलिस शूरा के 11% के ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है ये। अच्छा, प्रोवाइडेड आल्सो दैट द अफोर्सेड अमेंडमेंट शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट। ठीक है, इसका इतलाक़ तब से होगा जब तक कि जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो अगला जब इसका इतलाक़ हो जाता है, जो उसके 18th अमेंडमेंट जब हो गई है एक्ट 2010 में, इसके बाद जो अगला इलेक्शन आता है उससे फिर इसका इतलाक़ होगा। अच्छा, क्लॉज 2 आ गई इसकी, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस अ फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट शैल मेक बिफोर द प्रेजिडेंट ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल। जो 3rd शेड्यूल में तरीक़ेकार दिया गया हुआ है, कोई भी फेडरल मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अपने ओहदे पर आने से पहले उस के मुताबिक हल्फ लेगा जो 3rd शेड्यूल में बताया गया है। आगे आ जाता है, इसकी क्लॉज 3 है, अ फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट resign his office or may be removed from office by the president on advice of the prime minister। अब है कि फेडरल मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट को अगर उसके ओहदे से हटाना है तो एक तो ये तरीक़ेकार है कि वो खुद अपना जो रेजिग्नेशन है वो लिख कर देंगे, किसको? प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को नहीं। ठीक है, लेकिन एक तो ये है कि उन्होंने अगर रिज़ाइन करना है तो अपना इस्तीफ़ा उन्होंने देना है प्रेसिडेंट को। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एडवाइज़ करें प्रेसिडेंट साहब को तो वो भी उनको हटा सकते हैं, डायरेक्टली प्रेसिडेंट भी हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको एडवाइस किया गया हो। आगे आ जाते हैं जी, एडवाइज़र्स, मुशीर कितने रखे जा सकते हैं। आर्टिकल 93 है, उसकी क्लॉज 1 है, द President may on the advice of Prime Minister appoint not more than 5 advisors। वज़ीर आज़म की जो है एडवाइस उस पर रखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 मुशीर रखे जा सकते हैं, और सच टर्म एंड कंडीशन एज़ ही मे डिटरमिन, और या फिर जो टर्म एंड कंडीशन वो डिटरमिन करें प्राइम मिनिस्टर साहब उसके मुताबिक रखे जा सकते हैं। अच्छा, ये आर्टिकल 93 उसकी क्लॉज 2, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 57 शैल ऑल्सो अप्लाई ऑन एडवाइज़र। आर्टिकल जो 57 है वो इस बारे में है कि कौमी असम्बली में कौन कौन बंदा बात कर सकता है। तो जो इतलाक़ जिनका जिस तरह दूसरे लोगों पर इसका इतलाक़ होता था मजलिस शूरा के मेंबरान पर, उसी तरह जो एडवाइज़र्स हैं उन पर भी आर्टिकल 57 उसी तरह उसका इतलाक़ होगा। ये आर्टिकल 92 की क्लॉज 2 थी। आगे है जी आर्टिकल 94, ये है किसके बारे में? प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूइंग हिज ऑफिस। द प्रेजिडेंट में आस्क द प्राइम मिनिस्टर टू कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस until his successor enters upon the office of prime minister, कि जब तक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाता तो प्रेसिडेंट साहब जो पहले प्रेसिडेंट हैं उनसे, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे कह सकते हैं कि नए प्राइम मिनिस्टर के आने तक आप इस ओहदे पर फाइज रहें या आप उस ओहदे को जारी रखें। अच्छा, आगे आ जाता है आर्टिकल 95 और ये है नो कॉन्फिडेंस के बारे में, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में। आर्टिकल 95 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 95 उसकी क्लॉज 1, अ रेजोल्यूशन फॉर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव्ड बाय नॉट लेस देन 20% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली मे बी पास्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर बाय द नेशनल असेंबली। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना है तो उसके लिए जो नेशनल असेंबली की टोटल मेंबरशिप है, ठीक है, ये चीज़ें बार बार देखने वाली हैं। किसी जगह पे होता है कि जितने सिर्फ प्रेजेंट हैं और उन्होंने वोट कास्ट किया, किसी जगह सिर्फ प्रेजेंट वाला आ गया, किसी जगह आ गया कि टोटल मेंबरशिप। यहाँ बात हो रही है जितनी टोटल मेंबरशिप है उसके कम से कम 20% हम चाहिए, जो कि ये रेजोल्यूशन ला सकते हैं कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट लेकर आनी है। अच्छा,
रेजोल्यूशन रेफर टू इन क्लॉज 1, वो पहले बात हो चुकी है, ये आर्टिकल 95 की क्लॉज 2 बता रही है। क्लॉज 1 में जो बात हो चुकी है रेजोल्यूशन की, शैल नॉट बी वोटेड अपॉन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 days। अब वो रेजोल्यूशन लेकर आए हैं और 3 दिन का अरसा नहीं गुजरा तो उस पर वोट नहीं हो सकते, और लेटर देन 7 days, ना 7 दिन के बाद उस पर इलेक्शन उस पर वोटिंग हो सकती है। 3 दिन से पहले नहीं हो सकती और 7 दिन के बाद नहीं हो सकती। फ्रॉम द डे ऑन विच सच रेजोल्यूशन इज़ मूव्ड इन द नेशनल असम्बली, और इसका आगाज़ होगा उस दिन से जबकि नेशनल असम्बली में उसे लाया गया था उस रेजोल्यूशन को। आगे आ जाती है इसकी क्लॉज 3, रेजोल्यूशन रेफर्ड इन क्लॉज 1, इसी आर्टिकल की जो क्लॉज 1 थी, शैल नॉट बी मूव्ड इन द नेशनल असम्बली वाइल द नेशनल असम्बली इज कंसिडरिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स सबमिटेड टू इट इन द एनुअल बजट स्टेटमेंट। जबकि किसी ऐसे बिल पे बहस हो रही है कि कोई ग्रांट्स वगैरह की डिमांड्स थी, उसको कंसिडर किया जा रहा था नेशनल असम्बली में, इस वक्त कोई भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट नहीं लाया जा सकती, वो रेजोल्यूशन नहीं लाई जा सकती। इसकी क्लॉज 4 कहती है, इफ़ द रेजोल्यूशन रेफर टू इन क्लॉज 1 इज़ पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असम्बली, द प्राइम मिनिस्टर शैल सीज टू होल्ड ऑफिस। वो रेजोल्यूशन ले आए जो क्लॉज 1 में थी, इसकी आर्टिकल 95 की क्लॉज 1 में थी, उसके तहत रेजोल्यूशन ले आई, और उसको जो टोटल मेंबरशिप थी नेशनल असम्बली की, उसने मेजॉरिटी के साथ उसको पास कर दिया। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो मज़ीद अपना ओहदा बरकरार नहीं रखेंगे, बल्कि उनका ओहदा वो ख़त्म हो जाएगा, उनका ओहदा उनके पास नहीं रहेगा। अच्छा, आगे है आर्टिकल 96, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये ओमिट कर दिया गया और इसको सब्सिट्यूट कर दिया गया है आर्टिकल 96 को। आगे आ जाता है आर्टिकल 97, एक्सटेंट ऑफ एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन, के कहाँ तक इसका दायरा इख्तियार है, किस हद तक है इनके इख्तियारात फेडरेशन की, उसकी एग्जेक्टिव अथॉरिटी के। आर्टिकल 97 इस बारे में, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर के ताबे रहते हुए, द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल एक्सटेंड टू द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच मजलिस शूरा पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज। कानून के ताबे रहते हुए जो है फेडरेशन जिन मामलों पे मजलिस शूरा कानून बनाने का हक रखती है, वहाँ पे जो फेडरेशन है वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकती है, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज ऑफ राइट्स, अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन इन एंड इन रिलेशन टू एरियाज़ आउटसाइड पाकिस्तान। चाहे वो जो इलाका है वो उसकी अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर है। पाकिस्तान से बाहर कैसे हो सकता है, एम्बेसीज़ जो होती हैं, जिस तरह वो वहाँ पे, जिस तरह जहाँ पे मजलिस शूरा कानून बना सकती है, वहाँ पे फेडरेशन अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट द सेड अथॉरिटी शैल नॉट save as expressly provided in the constitution or in any law made by the मजलिस शूरा। ठीक है, लेकिन ये है कि इस जगह पे इसकी फेडरेशन की जो अथॉरिटी है वो नहीं जाती, सिवाय इसके कि अगर कानून में कुछ दस्तूर में कुछ वाज़े तौर पे लिखा हुआ है या मजलिस शूरा ने कोई कानून बनाया है, इन चीज़ों को छोड़ दें, इस जगह पे वो कर सकती है, वरना वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकती। कहाँ पे, एक्सटेंड इन एनी प्रोविंस टू अ मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच द प्रोविंस असम्बली हैज़ ऑल्सो पावर टू मेक लॉज। जहाँ पे किसी सूबे के पास खुद इख्तियारात हैं कि वो अपने कानून बना सकते हैं, वहाँ पे फेडरेशन की अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। हाँ, अगर कानून में कुछ वाज़े तौर पर लिखा गया हुआ है, ये मजलिस शूरा कोई ऐसा कानून बना देती है, तो वहाँ पे वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकती है। अच्छा, आगे है आर्टिकल 98, ये है कन्फरिंग ऑफ फंक्शंस ऑन सब ऑर्डिनेट अथॉरिटीज़। किसी सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी को कुछ और अपने फंक्शन कन्फर कर देना, उसको अता कर देना। आर्टिकल 98, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट मजलिस शूरा पार्लियामेंट मे बाय लॉ कन्फर फंक्शंस अपॉन ऑफिसर्स और अथॉरिटीज सबऑर्डिनेट टू द फेडरल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट के मातहत हैं, अथॉरिटीज़ हैं या ऑफिसर्स हैं, अगर फेडरल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट जो है, जो मजलिस शूरा है, वो उसको कुछ रिकमेंड करती है कि आप कुछ जो ऑफिसर्स हैं ये इन लोगों को आप फंक्शंस ये कन्फर कर दें, तो वो कन्फर किए जा सकते हैं। मजलिस शूरा की रिकमेंडेशन पर फेडरल गवर्नमेंट अपनी मातहत अथॉरिटीज़ को या ऑफिसर्स को कुछ फंक्शन कन्फर कर सकता है, कुछ फंक्शंस उनको अता कर सकता है कि ये आप मेरे बिहाफ पे ये काम कर सकते हैं।
आगे है आर्टिकल 99 और दिस इज़ अबाउट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के मामलात किस तरह से होंगे। आर्टिकल 99 उसकी क्लॉज 1, ऑल एग्जेक्टिव एक्शंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट। जितने भी काम किए जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट के उनको किया जाएगा इन द नेम ऑफ प्रेजिडेंट, सदर के नाम से किए जाएंगे। इसकी क्लॉज 2 कहती है आर्टिकल 99 उसकी क्लॉज 2, द फेडरल गवर्नमेंट शैल बाय रूल स्पेसिफाई द मैनर इन विच ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेजिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने रूल्स बना सकती है कि किस लिहाज से वो ऑर्डर को पास करेगी और ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा और इसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा प्रेसिडेंट साहब के नेम पर। एंड द वैलिडिटी ऑफ एनी ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट सो ऑथेंटिकेटेड शैल नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज नॉट मेड और एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास इख्तियार होगा कि वो अपने कुछ रूल स्पेसिफाई कर ले कि अगर कुछ ऑर्डर हैं या कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट हैं उनको कैसे बनाना है या कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए वो कोई रूल्स बना लें। उनको एग्जीक्यूट करना प्रेसिडेंट के नेम पर है, लेकिन किसी भी अदालत में ये इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं हो सकते कि प्रेसिडेंट ने चूँकि इसको ये प्रेसिडेंट ने ऐसा नहीं किया या प्रेसिडेंट इसको नहीं बनाया, प्रेसिडेंट ने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, इस बुनियाद पर किसी अदालत में इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आगे आ जाती है इसकी क्लॉज 3, द फेडरल गवर्नमेंट शैल ऑल्सो मेक रूल्स फॉर द एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने ट्रांजैक्शन के लिए, अपने बिजनेसेस के ट्रांजैक्शन और एलोकेशन के लिए भी रूल्स खुद बनाएगी। अच्छा, आगे आ जाता है वो ओहदा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसका ओहदा, ये आर्टिकल 100 इससे डील करता है। इसकी क्लॉज 1 है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन बीइंग अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट साहब के पास जो होंगे वो अपॉइंट करेंगे एक बंदे को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उसको बनाया जा सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की अहलियत रखता है। जिस बंदे में ये अहलियत हो कि उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, उसी बंदे को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी बनाया जा सकता है। ये बनाएंगे प्रेसिडेंट साहब, और इस क्लॉज में कहीं मेंशन नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे बनाएंगे। इसकी क्लॉज 2 है, द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट साहब उनसे राज़ी हैं वो अपने ओहदे पर रहेंगे। एंड शैल नॉट इंगेज इन प्राइवेट प्रैक्टिस सो लॉन्ग एज ही होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल। और जब तक वो इस अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर रहेंगे वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आगे आ जाता है जी, इसकी क्लॉज 3 है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द फेडरल गवर्नमेंट upon such legal matters and to perform such other duties of a legal character। जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं ये फेडरल गवर्नमेंट को एडवाइस देंगे लीगल मैटर्स पर, और ये एक लीगल कैरेक्टर के तौर पर हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। एज मे बी रेफर्ड और असाइन टू हिम बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जो भी फेडरल गवर्नमेंट उनकी तरफ रेफ़र करेंगे वो उस पर अपना कानूनी राय उस पर देंगे। एंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़ ही शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के जितने भी कोर्ट हैं वहाँ उसको हक़ समात हासिल होगा अपनी इन ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंस के लिए। द अटॉर्नी जनरल मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिज़ाइन हिज ऑफिस। जो अटॉर्नी जनरल साहब होंगे अगर वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं तो वो अपना जो इस्तीफ़ा है वो प्रेसिडेंट साहब को जमा करवाएंगे। तो यहाँ तक हमने फेडरल गवर्नमेंट के जो थी स्ट्रक्चर उसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे आइन के वो हमने तकरीबन 100 तक कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे।